संविधान खतरे में, दलित खतरे में, मुस्लिम खतरे में, सभी तो खतरे में। क्या खतरे में नहीं है? बस हिंदू नहीं है। ये जब सरकारी क्या नाम संस्थाएं सही काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, सब प्राइवेट ठीक करेगा तो प्रधानमंत्री प्राइवेट रख लेते हैं। समाजवादी पार्टी केवल जो है ये समाजवादी नहीं आतंकवादी पार्टी है। लखीमपुर में किसान नहीं थे, वो आतंकवादी आए हुए थे। बताओ किन मुद्दों पे वोट करने जा रही है? विकास, सुरक्षा, सुशासन हमको बाबा चाहिए। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। तीसरे चरण का चुनाव जो है वो चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है और हम इस समय खड़े हैं कानपुर की धरती पर। कानपुर की धरती पर आए तो यहाँ पर चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है और ये जो चुनाव है 59 सीटों पर आपका मतदान चल रहा है और 59 सीटों में पिछली बार की अगर हम बात करें तो बीजेपी के खाते में ज़्यादा सीटें गई थी। इस बार का रुझान क्या है? सारे दल जो हैं अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो वोट डालने जा रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि किन मुद्दों पर ये लोग वोट डालने जा रहे हैं। भैया शुभ नाम बताइए अपना। भाई साहब रजत गुप्ता। हाँ, क्या किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करने जा रहे हैं? भाई साहब वोट सबसे पहली बात तो जो राष्ट्र निर्माण में काम हो रहा है हम लोगों के, अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है। कहने को बात यह है कि राम मंदिर से हम लोगों को क्या फ़ायदा? भाई साहब फ़ायदा हर जगह नहीं होता। अगर किसी दिन धर्म संकट में पड़ेगा उस दिन सबको एहसास होगा कि उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। और बाकी रही बात, जैसे कि विपक्ष हमेशा मुद्दा उठाता है रोजगार, मैं भाई साहब आपसे कहना चाहता हूँ जो पढ़ रहा था वो रोजगार पा रहा है। अगर सरकार बदल जाएगी तो कोई भी कंपनी अपने पैरामीटर्स कम नहीं कर लेगी। अखिलेश जी से बात करके अगर वो पीसीएम 60% मांगती है तो अखिलेश जी के कहने पे पीसीएम 40% नहीं कर देगी, वो 60% ही रहेगी। अगर विपक्ष आरोप लगाता है कि रोजगार की बड़ी समस्या है, बीजेपी जो है रोजगार नहीं दे पा रही, एनटीपीसी आरआरबी के छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है, पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है, रोजगार की बड़ी समस्या रही है। बिल्कुल भाई साहब, मैंने आपसे बताया ना वही बात, जो पढ़ रहा है वो रोजगार पा रहा है, जो नहीं पढ़ रहा वो रोजगार नहीं पा पाएगा। भाई साहब मैं आपको अभी, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, मैंने आपसे कहा ना कोई पैरामीटर चेंज नहीं कर देगा। और रही बात आंदोलन करता और रही बात कि उन पर लाठियां भांजी जा रही, तो मैं उसके लिए बताऊंगा जो अगर उपद्रवता होगी कहीं पे तो लाठी भांजी जाएगी, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो। किन मुद्दों पे सर इस बार वोट करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग जो है परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी वोट डाला था भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी ने ना तो शिक्षा में, ना तो स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे। ये कानपुर जो है इंडस्ट्रियल हब है, जिसको ये बेवकूफ़ बनाते रहे कि हम डिफेंस कॉरिडोर ला रहे हैं। यहाँ पे 5 आर्डनेंस फैक्ट्रियाँ हैं, 5 आर्डनेंस फैक्ट्रियाँ में 2500 लड़के की ट्रेनिंग होती थी ट्रेड अप्रेंटिस की, उसके बाद उनका समायोजन फैक्ट्री के अंदर होता था। उसको इन्होंने निगमीकरण करके उठा के इन्होंने बंद कर दिया और 5 फैक्ट्रियों के अंदर आज तक नया काम लेके नहीं आए। बाहर से कमीशन के चक्कर में बाहर से ये सारे हथियार मंगा के कमीशन करा रहे हैं, जबकि यहाँ पे 10,000 आदमी जो है। लेकिन केंद्र का मुद्दा है ना सर। हम मुद्दा तो वही है, हम तो रहते हैं उसी हब पे, हम तो उसी हब में रह रहे हैं जिसको आप डिफेंस कॉरिडोर बता रहे हो, रहते उसी हब पे रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे सर इस बार वोट करने जा रहे हैं आप? हम लोग माननीय अखिलेश जी के जो संविधान बचाओ, और किसी ने नहीं कहा संविधान बचाओ, संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं। रोजगार की बात तो सब कर ही रहे हैं, रोजगार मानते हैं समय संविधान खतरे में है? बिल्कुल खतरे में, संविधान खतरे में, दलित खतरे में, मुस्लिम खतरे में, सभी तो खतरे में। क्या खतरे में नहीं है? बस हिंदू नहीं है। क्यों हिंदू नहीं है? आप इनको बताओ ना। केवल बाकी मुस्लिम है, दलित सब हैं, बाकी हिंदू नहीं है। क्या खतरे में बताओ? तो क्या नहीं क्या है? तुम्हें बताओ, मोदी जी से क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ है आपको, क्या मिला है? विकास, चलिए ठीक है, आपका महंगाई मुद्दा रहेगा। देखिए आज इस सरकार से पूरा जितना भी श्रमिक कानून के लोग हैं, जितने भी मजदूर हैं, पढ़ा शिक्षित लोग हैं, यूनिवर्सिटीज है, सारे परेशान हैं। देखिए डिफेंस का कर्मचारी परेशान, प्राइवेट सेक्टर का परेशान। देखिए रोजगार पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, 36 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, ठीक है ना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार किसी का भी हो, अगर देश में खुशहाली लाना है तो कहीं ना कहीं रोजगार देना पड़ेगा ना। अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो क्या रोड में भीख मांगेगा है उसके लाने के भी। तो आज जो स्थिति ये है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर आपने इंश्योरेंस को कर दिया, LIC को कर दिया, BPCL को कर दिया, हवाई चप्पल में पहनने वाला व्यक्ति जहाज से चलेगा उसको भी प्राइवेट सेक्टर कर दिया, ठीक है ना। बीपीसी के कर दिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को कर दिया, तो देश के अंदर बचा कहाँ से रोजगार आएगा? युवा जो नकली फाड़ करके अपना बेटे को पढ़ाता है वो कहाँ नौकरी करेगा, किस जगह जाएगा?
अब अंबानी और अडानी के साथ में तुम देश को बेचे दे रहे हैं। ये कह रहे हैं भैया देश को बेचे दे रहे हैं जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है। जैसा भैया का कहना है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सब निजीकरण करा दिया जा रहा है, हम लोग आए दिन विजयनगर जाते होंगे, आए दिन विजयनगर जाते होंगे, हम लोग हमेशा देखते होंगे लाल झंडा लेके बाहर भाई साहब खड़े हैं अपने, और अकेले नहीं, कम से कम 100 लोग की संख्या के साथ। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो 100 लोग डेली, मतलब मैं देखूंगा आपको अगर 15 दिन अगर आप विजयनगर निकलोगे तो 7 दिन आपको बाहर निकलेंगे, क्या वो 7 दिन की सैलरी नहीं पाते हैं? क्या वो 7 दिन का नुकसान सरकार का नहीं होता है? निजीकरण करने का ये फायदा एक सबसे बड़ा। आपने जिस दिन से निजीकरण हुआ आपने कभी देखा कि कभी फैक्ट्री बंद हुई हो? चलिए ठीक है। इसके अलावा और कानपुर के क्या विकास के मुद्दे हैं? कानपुर में और क्या विकास के मुद्दे? कोई एम्प्लॉयर को, कोई फैक्ट्री मालिक किसी कार्यकर्ता, किसी कर्मचारी को अगर सताएगा, उसका दरवाजा कौन होता है? मैं भाईजान से पूछना चाहता हूँ, कौन करेगा? मेरी एक बात सुनिए, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आज न तो मुस्लिम खतरे में है, न हिंदू खतरे में। अगर खतरे में है तो देश का संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, ये करना चाहती है कि संविधान को चेंज करके अपना पैटर्न पर सरकार को, देश को चलाना चाहती है। ऐसे कैसे चलेगा? कौन आया है विदेश से? कोई ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं आया ना, देश का ही ना। उसको काना से काना कह करके आपने भाईचारा खत्म कर दिया देश का। मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर बदलाव हो, प्रदेश। तो आप इन मुद्दों पे जाके वोट डालने वाले हैं इस बार परिवर्तन पे? भैया बता रहे हैं परिवर्तन पे वोट जाएगा। परिवर्तन तो होना ही है, और विषम समस्याएं हैं हमारे युवाओं के लिए। जो रोजगार नहीं दिया जा रहा, जो डाटा पेश किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, वो गलत हैं। और देहाती क्षेत्र में जो कृषक परेशान है आवारा पशुओं से, और बराबर मानवीय क्षति हो रही है और फसल की क्षति हो रही है, जो कि अहम मुद्दा है। इसी में बदलाव और परिवर्तन होना। कह रहे हैं कि आवारा पशुओं से आज का जो किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान है, वो बहुत परेशान है, इसलिए परिवर्तन करना चाह रही जनता। देखिए भैया, उत्तर प्रदेश के किसान पहले परेशान रहता था। सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार हो, बहुत परेशान। डायरेक्ट के बीच के बिचौलिए इतने रहते थे, दलाल इतने रहते थे कि उनका कुछ जो मूल आवारा पशु जो है वो फसल गाय की जो है, किसान की जो है वो चल रहे हैं, उससे किसान परेशान है। भैया ये दर्द बता रहे हैं। भैया जो दर्द बता रहे हैं, हमें तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया बिल्कुल अलग ही बता रहे हैं, जो है ही नहीं। मेरे पास 4 एकड़ जमीन है, मेरी बात सुनिए। वही माननीय मोदी जी ने 3 कृषि कानून वापस लिए। 13 महीने धरने के बाद, 750 किसानों की मौत के बाद अगर ये कृषि कानून वापस लिए तो कहीं ना कहीं उसमें खामियां थी कि नहीं थी? नहीं तो माननीय मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को कृषि कानून वापस लेने की क्या जरूरत थी? अगर कहीं ना कहीं खामियां थी कि नहीं थी? कि मेरे पास भी 4 एकड़ जमीन है। मेरा 70 साल का भाई रात में माइनस जाड़े में टुटुर करके अपनी बाली रखा रहा है। 4 जानवर, 4 हजार एक खेत को 5 बीघा एक साथ चला जा रहा है। कह रहे हैं आवारा पशुओं की समस्या एक इस बार के चुनाव में मुद्दा है आज। बिल्कुल ठीक बात भाई साहब कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सच है, मैं इस बात पर एग्री करता हूँ। पर कम से कम आज गाय कट तो नहीं रही, गाय कम से कम काटी तो नहीं जा रही। जो हम लोग कहते थे, जब हम बड़े बाबा पापा बताते थे गाय हमारी माता का दर्जा दिया जा रहा है, तो कम से कम रोडों पे काटी तो नहीं जा रही कहीं, उनकी तो सुरक्षा है। रही बात, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि आवारा जानवर से किसान परेशान है, इस पर मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आप ये भी समझिए। चलिए ठीक है, ये हो गई आपकी बात उत्तर प्रदेश की। अब बात कर लेते हैं आपकी विधानसभा की। जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, ये विधानसभा है गोविंद नगर विधानसभा, और यहाँ से मौजूदा विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो है सम्राट विकास, कांग्रेस से करिश्मा ठाकुर हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे, गोविंद नगर विधानसभा के क्या मुद्दे हैं। गोविंद नगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो किन मुद्दों पे आप लोग वोट करने जा रहे हैं? प्रत्याशी को देखकर वोट करने जा रहे हैं या निशान को देखकर वोट करने जा रहे हैं? हम लोग गोविंद नगर में सिर्फ विकास को देख रहे हैं। विकास, सम्राट विकास को देख रहे हैं? नहीं, विकास को देख रहे हैं। और विकास, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे अछूती रह गई है। हम लोग पनकी के निवासी हैं। जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये पनकी का बूथ है, स्वराज नगर, ये पनकी बी ब्लॉक का बूथ है, सिटी मॉडल है। आप केवल MIG तिराहे से घुस के ही देख लीजिए। अगर आप एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी निकल जाए तो आप हमें बता दीजिएगा। और जब स्कूल का समय होता है, बच्चों का स्कूल चालू हो जाएगा, तो गार्जियन इतना परेशान होता है कि बच्चों को लेने, उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उसको लेने जाता है। समय में सड़कें खराब हैं, मौजूदा सड़कें खराब है। 2.5 साल पहले सुरेंद्र मैथानी जी माननीय विधायक बने थे। आज तक हम लोग सुना करते थे कि लोग विधायक और जनता के बीच में दूरी कितनी होती है।
पहली बार इस विधानसभा को ऐसा विधायक मिला है जिसने जनता और विधायक की दूरी ऐसा कर दिया हो कि जैसा जब आप फ़ोन करेंगे तब आपके लिए खड़ा हुआ है। और रही बात जैसे कि सड़कों का जाल और ये सब जो अंकल बता रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2017 से पहले वो जाम का मुक्त था कि वहाँ पे फ्लाईओवर बने हुए थे कि 2017 से पहले और 2022 में हटा दिए गए वो फ्लाईओवर। कह रहे हैं 2012 से 2017 तक आपकी सरकार थी, तब ये यहाँ पे विकास क्यों नहीं हुआ इतना? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाजपा में मैथानी जी काम नहीं किए, सारी सरकारें आई, सब ने काम किया। एक भाजपा ही एक ऐसे नहीं, कोई रिमोट है क्या भाजपा के पास कि एक दिन में पूरा सारा हिंदुस्तान बदल दिया? मैं नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा जी हैं, है ना, तो सबने कहीं ना कहीं कुछ काम किया। काम करने के लाने ही जनता के बीच आ रहे हो ना, फिर आप इस तरह की बात ना करो। लेकिन जिस तरह से आज जनता त्राह त्राह मचा रही, किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, शिक्षक परेशान, तो ये महंगाई परेशान। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है आज के चुनाव में। तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है और ये आपको हम बता दें, इसी चरण के साथ ही 172 सीटों पे मतदान हो जाएगा। और पिछली बार की अगर हम बात करें तो बीजेपी के खाते में 140 सीटें गई थी, लेकिन इस बार का जो दावा है, समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि 3 जो चरण हुए हैं उसमें वो आगे चल रही है, बीजेपी कह रही हम आगे चल रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से मुद्दों को समझने आए हैं। क्या नाम है भैया? भैया मैं सुधाकर गुप्ता, रिटायर हुआ हूँ DRDO से। जी, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे इस बार आप वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा कुछ नहीं, सिर्फ योगी और मोदी, इसके अलावा कोई नहीं। कारण क्या है, आपको बहुत कुछ, बहुतों को देखा, आपको 60 साल के जो घर को आप जैसे बनाते हो, तोड़ना बड़ा आसान होता है, फिर तो उसको रिकंस्ट्रक्शन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वही चल रहा है। अभी 5 साल काफ़ी कुछ सुधारा, अगले बार में एकदम सुधर जाएगा। अच्छा, क्या क्या काम हुए आपके गोविंद नगर विधानसभा में? गोविंद नगर में हम लोगों को विधानसभा के लिए हम क्या सोचते हैं कि खाली सड़क और नाली ही, बहुत कुछ होता है। जैसे उद्योगों के लिए एक माहौल बना। अच्छा, जो वो बिकना एक अलग चीज है, बिकी नहीं है, यही भ्रम है। ये गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं बता सकता हूँ, मैं डिफेंस में रहा हूँ। आपको पता है कि उस समय एक समय ये था जब हमारे यहाँ साइंटिस्टों की भर्ती नहीं होती थी, हम लोगों के सारे प्रोजेक्ट रोक दिए जाते थे। हम साइंटिफिक आदमी हम इसलिए बता रहे हैं। यहाँ पर अब एक माहौल बना। यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि सरकारी नौकरी का ही मतलब नौकरी नहीं होता, आपको हर तरीके से कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने माहौल बनाने का काम किया। वर्तमान सरकार में हमारे बड़े भाई बता रहे हैं कि DRDO से हम रिटायर्ड हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, DRDO बनाया किसने था? क्या ये मोदी और योगी ने बनाया था? ये अरुण सिंह ने बनाया था। किस गवर्नमेंट ने बनाया था? जिस 70 साल को ये बताते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल में रेल की पटरी से लेकर जितने भी हब बने हैं सिर्फ इन्होंने बेचने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। आप फर्क होता है, बेचना बहुत फर्क होता है। आपके बच्चे उसी तनख्वाह से, उसी की कमाई से पढ़ाई कर रहे हैं। आज आपको जो पेंशन मिल रही है उसको भी बंद करने का काम मोदी योगी ने किया है। वर्तमान जो समाजवादी पार्टी है वो दावा कर रही है कि 2005 के बाद जो पेंशन बहाली है, पेंशन चालू करेगी। उस भैया मैं आपको बताना कहूँ, जैसा भैया ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बिक गई, बंद करेंगे फिर पेंशन भी बंद करेंगे। जैसा भैया ने कहा कि फैक्ट्री भी बंद कर देंगे, फैक्ट्री बिक भी गई, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, समस्या ये नहीं फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री बिक गई। समस्या ये है कि अब काम करना पड़ेगा तब आपको पैसा मिलेगा। रोड पे बैठ के और खाली नाराबाजी करके आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जो पैसा आप 90,000 रुपये 80,000 रुपये सैलरी पाते थे खाली मुफ्त में 15 दिन वहाँ पे खाली वहाँ पे सरकारी कर्मचारी, पूरी बात सुन लीजिए, यही उसका तरीका था प्राइवेट को दे करके ही काम कराना। तो कैसे काम करेगा इतनी? आप भैया सुनिए, और भैया इसी आर्नेस फैक्ट्री के दम पे हमने 72 का युद्ध लड़ा है। इसी आर्नेस फैक्ट्री के दम पे हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था। ये वही आर्नेस फैक्ट्रियां हैं जिनको आप बेचने का काम कर रहे हो। आप केवल आगे दिखा रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो जनता को। और जितने भी नौजवान हैं, अगर आज ये आर्नेस फैक्ट्रियां रहती, यहाँ ट्रेनिंग करते तो उनको रोजगार मिलता। कहीं उनको क्या मुद्दे रहेंगे भैया इस बार वोट डालने जा रहे हैं? भैया वोट में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा रोजगार, और सबसे बड़ी बात ये है कि देश जो चलता है भैया, देश चलता है रोजगार से। कोई घंटा बजाने से या किसी चीज से रोजगार नहीं चलता है। क्या लग रहा है, कौन रोजगार देने जा रहा है? हाँ भैया देख तो रहे हो, 70 सालों से क्या हो रहा है, 7 सालों में क्या हो गया, आप बताइए ना। एक जॉब आई हो किसी की,
किसी को नौकरी मिली है को, है ना। सरकार तो दावा करती है 4.5 लाख युवाओं को वो रोजगार दे रही है, बड़े बड़े बैनर हमने देखे चुनाव से पहले। भैया क्या शुभ नाम है? भैया जब सरकारी क्या नाम संस्थाएं सही काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, सब प्राइवेट ठीक करेगा तो प्रधानमंत्री प्राइवेट रख लेते हैं, ठीक है, अंबानी अडानी को बना देते हैं। फिर कह रहे हैं प्रधानमंत्री प्राइवेट रख लीजिए। भैया जैसे बात हुई है अभी कि कानपुर में विकास नहीं हुआ, तो आप लोगों ने भी सुना होगा 2 पुल आपकी जिंदगी। भैया लोग अंकल लोग बहुत एजेड हैं, बाबा की समय से 2 पुल बन रहे हैं, 2 पुल बन रहे हैं, वो अब कंप्लीट हुए। अगर साफ नियत से काम होता है तो 9 किलोमीटर जैसी मेट्रो, सीओडी पुल की बात कर रहे हैं। हाँ सीओडी पुल और आपका वो वाला पुल, अगर साफ नियत और सही काम अगर कोई करना चाहे तो 9 किलोमीटर जैसी मेट्रो 2 साल में बना के तैयार करी जा सकती। ये है भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि कानपुर सरकार में। कह रहे हैं समय से पहले कानपुर में मेट्रो चलवा दी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, जैसा भाई साहब ने कहा, जैसा भैया ने एक मिनट जैसा भैया ने कहा कि अखिलेश यादव की उपलब्धि है, हम ये कह दें कि हमने ये जमीन ले ली लेकिन भैया ने बनाई है, तो किसने बनाया है ये? भैया कह रहे हैं कि समय से पहले क्या होगी ना भैया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास में जो भी ज्वाइन कर लेगा भारतीय जनता पार्टी का, वो केवल राष्ट्र का सर्टिफिकेट देने के लिए केवल है। राकेश अचान पहले अपराधी थे, आज सिकंदरा से लड़ रहे हैं, भोगनीपुर से लड़ रहे हैं, तो आज वो धुल दिए गए हैं, सर्व के एक्सल में धुले गए हैं। इनके सर्टिफिकेट देने के अलावा मैं भी हिंदू हूँ, ये सर्टिफिकेट देने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। कह रहे हैं बीजेपी में जो जाते हैं वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं, राष्ट्रवादी हो जाते हैं। ये तो धुलाई वाली मशीन तो अखिलेश जी रखे हैं, उसी में जितने लोग हैं सबको उसी में धुला जाता है, क्योंकि जितने बदमाश अंसारी वगैरह और हमारे इधर के मऊ के जितने भी अंसारी बंद हुआ, और समाजवादी पार्टी केवल जो है ये समाजवादी नहीं आतंकवादी पार्टी है। ये बताइए, एक मौर्य आपके पास जब बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो वो सही हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो आपका एक मौर्य बीजेपी में है, एक मौर्य सपा में चले जाते हैं, अब आप उनका विरोध कर रहे हैं। उनकी मानसिकता ही गलत थी, वो तो भाग के अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी में भाग रहे हैं कि मेरी जान बच जाए। अब सपा और बसपा के कांग्रेस के जो अपराधी हैं वो कह रहे हैं हमको जेल में बंद करो, हमको जेल में बंद करो, नहीं तो उनको ठूस दिया जाएगा। ये योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्तमान सरकार में बलात्कार और अपराधों की संख्या बढ़ोतरी हुई है। कोई अपराध नहीं हुआ है हमारे यहाँ 5 साल में, कोई गुंडाई नहीं हुई, कोई अपराध ऐसा नहीं हुआ। लखीमपुर में कांड होता है, आपके राज्य मंत्री के बेटे जो है किसानों पे गाड़ियां चढ़ा देते हैं, वो क्या वो घटना नहीं? लखीमपुर की घटना के बताएं, उन लोगों ने, लखीमपुर में किसान नहीं थे, वो आतंकवादी आए हुए थे, बाहर के आतंकवादी आए हुए थे जो वहाँ पर अराजकता फैला रहे थे, जो हमारा किसानों को अलगाववादी बता रहे हैं भैया। कर हाँ, अलगाववादी नहीं है, आतंकवादी। इन भारतीय जनता पार्टी के बाद जय श्री राम के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि झूठ को छिपाने के लिए जय श्री राम। सुनिए, लखीमपुर में आतंकवादी थे, हाथरस में कोई भाजपाई नहीं था, वहाँ बलात्कार कोई नहीं था, वहाँ हिंदू धर्म खतरे में नहीं था, रात में 2 बजे पेट्रोल से बेटी को जला दिया जाता तब हिंदू खतरे में नहीं था, कोई भी हिंदू ब्राह्मण बोलने को तैयार नहीं था, है ना। अगर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि बीजेपी गर्मी निकालने का काम कर रही है, वो भर्ती निकालेंगे। आपको बता दें, इतने साल रहे, कितनी भर्तियां निकाल दिए। आज इतने साल, इस कोरोना काल में अगर किसी ने भूखों को रोटी दिया है तो बीजेपी सरकार ने दिया। आज सब लोग, आज कुकुरमुत्तों की तरह सब लोग निकल आए हैं, लेकिन अगर किसी का जान बचाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कालाबाजारी अगर किसी गवर्नमेंट के अंदर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी है। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की हैसियत कोरोना काल में देखने को मिल गई थी, एक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराने की हैसियत नहीं थी। एक अस्पताल नहीं खोल पाए, कोरोना भाई साहब, कोरोना काल की बात अगर अखिलेश जी के पार्टी के लोग ना ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपने भी देखा होगा जो कहीं
गया है उसको दिखाया है मीडिया ने। भाई साहब दिखा दें, बता दें कि हमें यहाँ पे गए थे, हम उसको यूट्यूब पे सर्च करके निकाल लेंगे कि भाई साहब कहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कोरोना के टाइम, कोरोना काल के समय में बीजेपी के नेता इस जमीन पर दिख रहे थे। हम तो यही जानना चाहते हैं कि बीजेपी के नेता थे कहाँ, थे कहाँ? हमारे समाजवादी पार्टी के लोग 100 नंबर की तरह से काम कर रहे थे कोरोना काल में। कह रहे हैं ये सत्य नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हुई है। भैया जी अभी भैया ने कहा कि बीजेपी के पास केवल राम है। आज कौन सा नेता है जो राम के दर्शन करने नहीं जा रहा? पहले जब मंच पे जाते थे साल उड़ा के सम्मान किया जाता, आज हर आदमी मंदिर में लाइन लगाए पड़ा है। बताओ किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं? विकास, सुरक्षा, सुशासन, हमको बाबा चाहिए बस, और कुछ ना चाहिए, सिर्फ बाबा। तो ये है कानपुर की जनता जिसने हमें ये बताया कि किन मुद्दों पे वो वोट करने जा रही है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।